दोस्तों, आज हम उस सरजमीन की बात करेंगे जिसे इस्लामिक इतिहास और हदीस में मुल्क शाम कहा गया है और इसे आज सीरिया के नाम से जाना जाता है। यह वही इलाका है जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकतों वाली जमीन कहा। यह जमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की कुर्बानियों से महकती है और क़यामत से पहले के अहम वाक़यात की गवाह बनेगी। प्यार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे यानी मुल्क शाम का इस्लाम से क्या रिश्ता है, उधर पेश आने वाली और आ चुकी ऐतिहासिक घटनाएं जो इस्लाम से जुड़ी हुई हैं, वहां के मौजूदा हालात और इससे उम्मते मुस्लिमा को सीखने वाले सबक और वह हदीस जो इस सरजमीन के भविष्य की तरफ इशारा करती है, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुल्क शाम यानी सीरिया के बारे में क्या इरशाद फरमाया था। तो चलिए इस रूहानी सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, सीरिया का इस्लाम में एक खास मुकाम है। इसे कुरान और हदीस में कई बार इसका जिक्र किया गया है। कुरान में सूरह बनी इज़राइल और सूरह सबा में शाम की सरजमीन को मुबारक कहा गया है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, हमने उसे और उसके आसपास की सरजमी को बरकत दी। यह इलाका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और भी नबियों से जुड़ा हुआ है। हजरत यया अलैहिस्सलाम और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने यहीं पर दावत दी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अल्लाह हमारे शाम और हमारे यमन में बरकत दे। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है, जब फित फैले तो शाम यानी सीरिया की ओर रहो, क्योंकि यह जमीन अल्लाह की चुनी हुई जमीन है और वहां के लोग उसके चुने हुए बंदे हैं। प्यारे दोस्तों, मुल्क शाम से जुड़े कुछ ऐसे वाक़त क़यामत से पहले होने वाले हैं, जैसे कि दमिश्क के सफ़ेद मीनार के पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उतरना, दज्जाल का खात्मा और गजवा ए हिंद का आगाज भी इसी इलाके से होगा। आखिरी दौर में मुसलमानों का सबसे मजबूत गढ़ शाम की सरजमीन होगा। प्यार दोस्तों, सहाबा इकराम की बड़ी तादाद ने शाम की सरजमीन पर इस्लाम के लिए अपनी जानें कुर्बान की। हज़रत अबू उबैद बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अनहद योद्धाओं की कब्र यहीं पर हैं। शाम की सरजमीन का इतिहास हमें इस्लामी संघर्षों और फतह की याद दिलाता है। हजरत उमर ए फारूक रजी अल्लाह ताला अनहु खलीफा बनने के दौरान यह इलाका फतह हुआ। हजरत खालिद बिन वलीद ने दमिश्क को इस्लाम के तहत लाने में अहम भूमिका निभाई। बनु मैया के द्वार में दमिश्क इस्लामिक सल्तनत की राजधानी बना। यह समय इस्लाम की तरक्की और ताकत का प्रतीक था। सलाहुद्दीन अयूबी ने यहीं से क्रूसेडर्स को हराया और यरूशलेम को आज़ाद करवाया। यह इलाका 400 साल तक उस्मानिया सल्तनत का हिस्सा रहा और तब इसे शांति और तरक्की का दौर देखने को मिला। लेकिन इस्लामी एकता के खत्म होते ही यह इलाका दुश्मनों का शिकार बन गया। यही वजह है कि आप लोग देखेंगे कि ज्यादातर ऐतिहासिक किताबों में और स्पेशल मुसलमान की ऐतिहासिक किताबों में जब भी मुल्क शाम यानी कि सीरिया की बात की जाती है, तो उसका मतलब और उसे मुराद सिर्फ वही एरिया नहीं होता है कि जो आज के दौर में सीरिया कहलाता है, बल्कि उस सारे एरिया के बारे में बात की जा रही होती है कि जो आज के दौर में लेबनान कहलाता है, फिलिस्तीन कहलाता है और तो और जॉर्डन भी कहलाता है, क्योंकि किसी दौर में यह सारे ही इलाके को मुल्क शाम कहा जाता था। सबसे पहले अगर बात करें इस्लाम के हिसाब से, क़यामत की बहुत सारी निशानियां इस देश के साथ जुड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी इसी देश के मशहूर शहर दमिश्क की एक जामा मस्जिद के मीनार पर होगा। हजरत इमाम मेहदी भी मदीने से इसी इलाके की तरफ हिजरत करेंगे और जहां पर पहुंचकर वह मुसलमानों की लीडरशिप भी संभालेंगे और दज्जाल जैसी भयानक और खतरनाक ताकतें होंगी, वह भी इसी इलाके में आकर ही दम तोड़ेगी। यह इलाका इस्लाम के नजरिए से कितना ज्यादा अहम है, इस चीज का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ इस इलाके के लिए दुआ की थी, बल्कि एक बार तो अपने सहाबा से यह भी फरमाया था कि अगर अहले शाम में फसाद बर्पा हो जाए तो फिर तुम में भी कोई खैर नहीं है। यही वजह है कि आज के बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स मिडिल ईस्ट में ये जितना भी फसाद चल रहा है और मुस्लिम दुनिया ये जो अपना बुरा दौर देख रही है,
इसके पीछे एक बड़ी वजह सीरिया में होने वाला फसाद भी बताते हैं दोस्तों। अगर मौजूदा हालात के बारे में बात करें तो समझने के लिए हमें सीरिया के पिछले 100 सालों पर नजर डालनी होगी। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने सीरिया पर कब्जा कर लिया। इस्लामिक एकता खत्म होते ही बाहरी ताकतों ने इस इलाके को तोड़ने की कोशिश की। 2011 में सिविल वॉर का आगाज होता है। अरब स्प्रिंग के दौरान सीरिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए। बशर अल असद की सरकार और विरोधी गुटों के बीच यह प्रदर्शन खूनी जंग में बदल गया। ईरान और रूस असद सरकार का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी विद्रोही गुटों का साथ दे रहे हैं। तुर्की और कुर्द गुट भी अपनी जमीन के लिए ही लड़ रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ, लाखों मुसलमान शहीद हुए, करोड़ों लोग बेघर हुए। इस्लामी एकता की कमी का नुकसान आज भी मुसलमान भुगत रहे हैं। दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फिनो और आखिरी दौर के बारे में आगाह किया था। हदीस में जिक्र है कि आखिरी जंग से पहले शाम से एक आग उठेगी जो पूरी दुनिया में फैल जाएगी। मौजूदा हालात को देखकर लगता है कि यह आग सीरिया के संघर्षों से जुड़ी हो सकती है। आपसी फूट और बाहरी ताकतों पर डिपेंड होना, कुरान और सुन्नतों से दूरी, इस्लामी एकता की कमी, यह सारी मुसलमानों की कमजोरियां हैं। इसी वजह से वहां पर यह सब कुछ हो रहा है। मुसलमानों को फित से बचने के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में अपने अमल सुधारने होंगे। उम्मत को बाहरी ताकतों के चंगुल से निकलकर आपस में मजबूत होना होगा, मुक्त होना होगा। दोस्तों, सीरिया की कहानी सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, बल्कि हमारी उम्मत के हालात का आईना है। हमें इससे यह सबक लेना चाहिए कि इस्लामी एकता और ताकत के बिना मुसलमान कमजोर पड़ जाते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला सीरिया के हालात को बेहतर करें और हमें फिनम से बचने की तौफीक अता फरमाएं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।